जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी के परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली जो पिछले क्लास में मैंने आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था, उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर नए हमारे साथ जुड़े होंगे। तो बेसिकली मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था कि अब से आपको मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यानी कि जो मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको, मैं बेसिकली आपको मैथ और साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो मैं मैथ और साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो सुनिएगा, बेसिकली मेरे सब्जेक्ट में आपको हर क्लास के एंड में एक डीपीपी देखने को मिलेगा। डीपीपी बोले तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, यह एक पीडीएफ है। और इस पीडीएफ में आपको कई सारे केटीकेज मिलेंगी। केटीके बोले तो खुद ट्राई करें, और उस केटीके के अंदर आपको कई सारे तरह तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सिंपली मैं बात बोलूँ तो आपको मेरा क्लास अटेंड करना है, चाहे वो मैथ का होगा चाहे वो साइंस का होगा। उसको अटेंड करने के बाद देन आपको क्या करना है, डीपीपी का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसके प्रश्न को लगाना है। और डीपीपी में यूं ही ऐसे प्रश्न नहीं डाले जाएंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न डाले जाएंगे। जैसे अगर आज कोई लेक्चर है और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो चीज़ आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा या जो प्रश्न बताया जाएगा, अगर उस प्रश्न से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में प्रश्न आया हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इससे रिलेटेड आगे इस तरह से प्रश्न बनेगा, वो जो जो प्रश्न मुझे मिलेगा, जो जो मुझे लगेगा कि ऐसा हो सकता है, उस प्रश्नों को मैं वहां पे डाल दूंगा डीपीपी में। यानी डीपीपी आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। बोलो तो सीधा सीधे तो आप लोग के लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है। तो डीपीपी को जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए, डीपीपी का जो ये जो डीपीपी मिल रहा है आपको, ये डीपीपी सिर्फ आपको मैथ और साइंस में, यानी जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें नहीं, बल्कि ये आपको हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। एसएसटी में भी मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में भी मिलेगा। पर वो जब जो सर पढ़ाएंगे वो जाने, ठीक ना, कि वो किस तरह से आपको डीपीपी देंगे। सो पंकज सर एसएसटी पढ़ाते हैं, दामोदर सर एसएसटी पढ़ाते हैं, वही लोग हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। तो वही लोग समझेंगे कि अब भाई उनको किस तरह से डीपीपी देना है। हमको तो भाई हर लेक्चर के एंड में देना है, अब वो जैसा देंगे आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा, ठीक। ये चीज आपका क्लियर हो गया। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप लोग क्लास भी अटेंड किया, आप लोगों ने डीपीपी भी सॉल्यूशन किया, पर कुछ प्रश्न आप लोग का अटक जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो उस प्रश्न के लिए सेपरेटली आपको क्या होगा कि डीपीपी का आंसर मिल जाएगा। और वो जो आंसर होगा बेसिकली हाथ से लिखा हुआ होगा, सीधा सीधी बोलो तो एक पीडीएफ फॉर्म में होगा, ठीक ना। वो भी आंसर भी एक पीडीएफ फॉर्म में होगा, और उसको भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको कोई डीपीपी में कोई ऐसा प्रश्न है, अगर फंसते हो तो, ठीक ना, और अगर नहीं फंसते तो भाई बल्ले बल्ले है, ठीक ना। और समझ में आ गया ना आपको कि आपको डीपीपी डाउनलोड करना है, फिर डीपीपी का सॉल्यूशन डाउनलोड करना है। अगर नहीं बन रहा है तो, अगर बन रहा है तो बढ़िया बात है। अब बात रहा भाई दोनों डाउनलोड कैसे करें। तो दोनों डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक मिलेगा, डीपीपी डाउनलोड लिंक। बेसिकली वहीं पे क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा कि हमारा एक सेपरेटली एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो में आप लोग इंटर कर जाइएगा। तो उस वीडियो में आप लोग जैसे एंटर कर जाएगा, वहाँ पे आपको कुछ 5-6 मिनट का वीडियो होगा, तो वहाँ पे आप लोग वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कैसे डीपीपी डाउनलोड करना है, डीपीपी का सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड करना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बेसिकली पढ़ाई को जारी रखना है। और मेरा बात मानिए, मेरा भरोसा कीजिए, अगर आप लोग इस तरह से रेगुलर करते हो ना, तो आपका मैथ में, साइंस में और एसएसटी में, बाकी सारे सब्जेक्ट में आपके 100 आउट ऑफ 100 आने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए ज़रूर बनाइएगा, ठीक ना। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और फिर से वही बात बोलूंगा, जरूर बना लीजिएगा। और कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपको डीपीपी ना मिले, कभी ऐसा हो सकता है कि डीपीपी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि अगर हो सकता है कुछ मैंने ऐसा पढ़ा दिया जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं हो, या फिर मुझे लगेगा कि इस लेक्चर को देखकर डीपीपी देने की जरूरत नहीं है, तो मैं वो नहीं दूंगा। अब भाई वो मेरे पर छोड़ दीजिए, वो हम टीचरों पर छोड़ दीजिए। बस आप लोग का क्या काम होगा कि डीपीपी आए तो लगाइए, नहीं आए तो भाई आप लोग के लिए छुट्टी है, ठीक ना। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा आज का यह क्लास चल रहा था, ये हमारा क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या चल रहा था। तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 1.2 का जो प्रश्न नंबर 1 और 2 को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या बोलता है। तो देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बेसिकली कुछ नहीं, आप लोगों ने बचपन में एलसीएम वगैरह लिया होगा, एलसीएम भागा गुना आता है ना आपको जी, हाँ बस वही करना है, कुछ नहीं करना है। अब ये थोड़ा सा खास प्रकार का एलसीएम है, ठीक ना।
आपको बचपन में क्या किया जाता था कि बहुत सारा संख्या दे देते थे, 4 5 6 7 दे देता था और इस तरह की डंडी दे देता था, बोलता था इसका एलसीएम निकाले। आप लोग 2 से देते थे भागा, कभी 5 से देते थे, उस तरह करके आप लोग बचपन में भागा देके एलसीएम निकालते थे। पर ये थोड़ा खास प्रकार का है। बेसिकली इसमें आपको क्या करना है कि इन संख्या जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे 1 नंबर के अंदर में, ये जो यहाँ पे आपको ये जो प्रश्न दिए हुए 1 नंबर के अंदर में, इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी सीधा सीधी बोलो तो 140 को आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अब भाई सबसे पहला बात कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। सो देखिए प्रश्न को और इन वर्ड्स को थोड़ा गौर से सुनने का ट्राई कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो खुद से और 1 के अलावा किसी और संख्या से भागा ना लगे, अभाज्य संख्या होता है। हाँ मेरा आज थोड़ा यहाँ पे टावर खड़ा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक ना। और दूर क्या लिखा है यहाँ पे, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब तो आप लोगों को बेसिकली पता ही होता है, कोई संख्या होता है उसका खंड, ठीक ना, और जो वो खंड होगा उनको आपस में फिर से गुना कर दीजिए तो वापसली आपको वही संख्या मिल जाता है। तो इस प्रकार के खंडों को क्या कहते हैं, आपका गुणनखंड कहते हैं। जी समझ में आ गया। यानी 140 को आपको ऐसे खंडों में तोड़ना है कि वो सारे खंड एक अभाज्य संख्या हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अब बात रहा भाई तोड़े कैसे, तो अगेन मैंने जैसा बोला आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। तो जैसे आप लोग एलसीएम लीजिएगा आप लोग ऑटोमेटिकली आपका अभाज्य गुणनखंड में टूट जाएगा। बस आपको ध्यान इतना रखना पड़ता है कि जिस संख्या से भी आप लोग 140 को भागा दे रहे हो या फिर यूं बोलो जो एलसीएम कर रहे हो, वो संख्या आपका सबसे छोटा होना चाहिए और साथ ही साथ अभाज्य होना चाहिए, ठीक ना। जैसे कि 140 देख सकते हो, ये जो है आपका, देखिए मैं प्रश्न को सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करते करते आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो बेसिकली हम लोग प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास दिया हुआ है 140, इसको क्या करना है, बेसिकली जो बचपन में हम लोग एलसीएम लेते थे ना उसी तरह से आपको करना है और किसी तरह से नहीं करना है, समझ आ गया ना आपको। बस वही है, बस इस तरह करके आपको एक डंडा ले लेना है और यहाँ पे इस तरह करके आपको इस तरह करके इधर एक डंडा ले लेना है। अब देखना है कि 140 ये भाई किससे भागा लगता है पूरी तरह से, जो कि पूरा छोटा हो और अभाज्य हो। आप लोग को पता है ये 1 से लगता है, लेकिन 1 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए हम लोग 1 को कंसिडर नहीं करेंगे। बचा 2 से ये भागा लगता है तो आप लोग 2 से दे सकते हो। बेसिकली देखा जाए तो ये 5 से भी कटेगा, लेकिन देना है आपको 2 से। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो छोटा है 5 से, समझ में आ गया आपको। इसीलिए आपको क्या करना है, इसको 2 से देना है, तो इसको 2 से दीजिए। आप 2 से दीजिएगा तो आपके पास यहाँ क्या आएगा, 70 आ जाएगा। आप लोग भागा देंगे, देख सकते हो। बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, बस मैंने 140 को क्या किया, बेसिकली मैंने 2 से भागा दे दिया। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ऐसा मैंने भागा दे दिया। अब जो आपके पास यहाँ पे भागफल में आया वही मैंने यहाँ पे लिख दिया और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक ना। क्योंकि शेषफल तो भाई 0 ही आएगा, ठीक ना। शेषफल तो 0 आएगा क्योंकि जो 140 है वो हम लोग ऐसी संख्या से भागा देते हैं जो पूरी तरह से काटे, तो यानी कि शेषफल आपका 0 आएगा। जो आएगा आपके पास भागफल ही आएगा, वही भागफल को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। बस ये मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया। अब थोड़ा मैं फास्ट करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको शो कर दे रहा हूं, आप इसको याद कर लीजिए। क्या है ये, विभाजकता का नियम है कि 2 से विभाजकता का क्या नियम होता है, 3 से विभाजकता का क्या नियम होता है। बेसिकली एक ट्रिक है, अगर कोई आपको बड़ी सी संख्या दे दे तो आप लोग उस संख्या को देखकर कैसे पहचानिए कि वो 2 से भागा लगेगा, 3 से या 5 से। आप क्या भागा देके देखिएगा, नहीं। उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है, तो उन ट्रिकों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मतलब शो करा देता हूँ। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। याद करने से क्या होगा कि ये आपको लॉन्ग टर्म तक काम देगा, अभी भी देगा, आगे चल के आपको जो कॉम्पिटिशन एग्जाम दीजिएगा वहां भी काम देगा। तो इसलिए उसको ये जरूर याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ शो कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों ने वो चीज देख लिया होगा, याद कर लिया होगा। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, 70 को भागा देंगे। तो 70 भी आपका पता है कि 2 से चल जाएगा, चलिए 2 से देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब 35 जो है ये क्या 3 से जाएगा, तो जैसे कि आप लोगों ने वहां पे नियम पढ़ा है कि 3 से भाग लगने का क्या क्राइटेरिया होता है कि जो संख्या है उस संख्या के अंदर में जो जो डिजिट्स है उनको आपस में ऐड कीजिए और जो आपके पास योगफल आएगा, क्या वो योगफल 3 से भागा लगता है, अगर लगता है तो यानी कि वो 3 से भागा लगेगा। बस यही होता है। तो 5 और 3 8 होता है, और 8 जो है वो 3 का पढ़ा में नहीं आता है, यानी कि ये जो 35 है ये 3 से भागा नहीं लगेगा। तो इस तरह करके आप लोग विभाजकता का नियम का यूज कर सकते हो। तो बेसिकली 3 से तो लगेगा नहीं, 2 से तो लगने से रहा भाई ये, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे इकाई अंक में 5 है, ठीक ना। तो लगेगा किसे, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, क्योंकि 5 सबसे छोटी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 35 को पूरी तरह से काटना है। और एक बात याद रखिएगा, जिससे भी आप भागा दे रहे हो वो अभाज्य जरूर होना चाहिए, ठीक ना। अब भाज्य संख्या से मत भागा दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। वरना अभाज्य किस बात का जी, सीधा सी बात है। प्रश्न में कहा है अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड किस बात का, अगर आप लोग भाज्य से भागा दे दोगे तो बेसिकली ये 5 से जाएगा। तो 5 7 35। अब यहाँ पे थोड़ा ठहर जाइए, देखिए
7 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है, यानी कि वो 1 और 7 के अलावा किसी से भाग नहीं लगता, तो हम लोग 1 से तो दे नहीं सकते भाई, तो आप लोग क्या कीजिए 7 से दे दीजिए, तो 7 1 7, ठीक ना, 7 1 7। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, रुक जाना है, तब तक आपको ये करते जाना है प्रोसेस जब तक आपका यहाँ पे 1 ना आ जाए। बस यहाँ तक करने के बाद आप लोग रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक ना। तो बस यहाँ तक करने के बाद अब आप लोग यहाँ पे लिखिए, इसलिए लिखे यहाँ पे, इसलिए जो संख्या आपके पास है क्या है 140 का लिख दीजिए, का अभाज्य गुणनखंड इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो जो है उसको लिख दीजिए। अब देखिए प्रश्न में आपको क्या कहा है कि ये सब तो भाई अभाज्य गुणनखंड है, इसका हमको समझ में आ गया, 2 2 5 7 1, ठीक ना, ये सब क्या है इसका अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन प्रश्न में कहा गया कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड है उसको आपस में गुणा करके वहां पे शो कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा आपके पास, यही इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो जाएगा, या फिर यूं बोलो कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। पर याद रखिएगा आपको गुणा नहीं करना है, बस उसको गुणा के फॉर्म में लिख देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1 2 को 2 है, यहाँ पे 5 एगो है, 7 एगो, यहाँ पे 1 एगो है, तो इसको इस तरह करके आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए इसको 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। अब 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर है भाई, तो इसलिए मैं 1 को नहीं लिखता, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा कीजिएगा तो वो 1 ही रहता है, ठीक ना। तो यही क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। बस इतना करके आपको क्या करना है, स्टॉप हो जाना, यहाँ पे लिख देना है। और इसको क्या कीजिएगा, अगर आप लोगों ने ब्लू पेन से लिखा है तो ब्लैक पेन से एक बार अंडरलाइन नीचे कर दीजिएगा, मतलब हाईलाइट कर दीजिएगा, सीधा सीधी बोलो तो, और ब्लैक से लिखा है तो ब्लू पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा, इससे एग्जामिनर को डायरेक्ट नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग और एक काम कर सकते हो, यहाँ पे 2 को 2 है तो 2 को 2 को आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, 2 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, ये तो आपको आता है ना जी, 2 को 2 को आप लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो बस वही कर दीजिए, क्योंकि बेसिकली 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 है यहाँ पे, तो 2 गुणे 2 को ना लिखकर हम लोगों ने क्या 2 का स्क्वायर लिख दिया, थोड़ा लिखने में भी आसानी होगा, थोड़ा दिखने में भी अच्छा होता है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, जितना आप लोग अगर पावर में कन्वर्ट करने सक रहे हो तो पावर में जरूर कन्वर्ट कीजिएगा। तो ये प्रोसेस होता है, बस इस तरह करके आपको इन प्रश्नों को बनाना है। समझ में आ गया जी? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इस प्रश्न नंबर 1 का 1 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। चलिए देखिए हमारा सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट वैसे हम लोग को दिया हुआ है 156 दिया हुआ है, 100 क्या दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। 156 को अब फिर से अगर हम लोग उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये 2 से चला जाएगा भाई, तो क्या 2 से 14 2 से 14 हो जाएगा, एक इधर जाएगा 2 और 16 यानी कि 78 आएगा। 78 भी 2 से जाएगा यानी कि 2 3 6 यहाँ पे एक आ जाएगा, 2 नंबर 18। कुछ नहीं कर रहे हैं जी, हम लोग 78 को 2 से भागा दे रहे हैं, जो भागफल आ रहा है उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। अब शेषफल तो 0 आएगा भाई, क्योंकि 78 पूरी तरह से कट रहा है, क्योंकि हम लोग उसी संख्या से भागा दे रहे हैं जो 78 को पूरी तरह से काटे। जब पूरी तरह से काट रहा है तो शेषफल तो बचेगा नहीं। अब बचा 39 जो ये पूरी तरह 3 से कटता है, इसलिए 3 1 3 3 3 9। अब 13 जो बचा, 13 खुद एक अभाज्य संख्या, इसलिए इसको 13 को खुद से 13 से दीजिए। तो इस तरह करके आपको सेकंड नंबर के पार्ट को बनाना है। आप सेम उस तरह लिख दीजिए। इसलिए अब क्या लिखेगा आप लोग, जो यहाँ पे संख्या है 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है आपके पास, जो है उसको लिख दीजिए। आपके पास क्या आया है देख सकते हो, 1 2 2 आया यानी कि 2 का स्क्वायर। चलो भाई ठीक है, गुणा में 3 है तो 3 और गुणा में 13, 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर है। तो ये क्या हो गया आपका 2 नंबर का बन गया। अब चलिए आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जी, ले लिया होगा आप लोगों ने आई होप। अब चलिए हम लोग आगे तीसरा नंबर वाला प्रश्न को बनाते हैं। देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है 3825। ये किससे कटेगा, तो आप लोग देखिए ये शायद 3 से कट जाएगा। थोड़ा लोग चेक करके देख लेते हैं, मैंने तो आपको नियम बता दिया। 5 2 कितना होता है 7 होता है, 7 और 8 कितना होता है, या 15 होता है। 15 3 18, 18 3 का पढ़ा आता है, नहीं 3 से कटेगा। चलिए 3 से दीजिए, 3 1 3 3 2 6, यहाँ एक जाएगा यानी कि 3 से 21 21, यहाँ 1 बचेगा, 3 5 15, ठीक ना। ये आपका आएगा, आप लोग देख सकते हो भागा देखिए, ठीक ना। अब ये जो क्या ये फिर 3 से जाएगा, 7 5 कितना होता है 12 होता है, 12 2 कितना होता है 14 होता है, और 1 15 यानी 3 से जाएगा। चलिए 3 से देते हैं, 3 4 12, ठीक है जी। यहाँ बचा 6, 3 दूना 6 और 3 5 15 यानी कि 425 बचा है, ठीक ना। 425 बचा। अब 425 किससे जाएगा, ये तो 5 से जाएगा भाई। उससे पहले 3 से चेक क्या कर लिया जाए, क्या 3 से जा रहा है। 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, 6 और 5 कितना होता है 6 5 11, यानी कि ये 3 से नहीं जाएगा। तो मैंने पहले बना के रखा हुआ था कि आप मेरा थोड़ा आसानी हो, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी ये वीडियो बने, ठीक ना। तो ये 5 से जाएगा, तो ये 5 से जाएगा तो इसको 5 से भागा देकर देखिए कितना हो जाएगा, 5 8 40 होगा। अब 2 इधर जाएगा यानी 25 हो जाएगा, 5 25। अब 85 आ गया। 85 फिर ये किससे क्या 3 से जाएगा।
8 और 5 कितना होता है, 13 होता है, जो कि 3 का पढ़ा में नहीं आता है। तो यानी कि ये आपका 3 से नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा। 5 से दीजिए कितना हो जाएगा, 5 एक 5, 6 7 8, यानी 5 7 35, 17 आएगा। आप 17 खुद 17 जाएगा। तो इस तरह करके आपका 3 नंबर का बन गया। आप 3 नंबर का जैसा है उस तरह लिख दीजिए। इसलिए 38 25 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, जिसको जो हो गया उसको लिख दीजिए। 2 को 3 है तो 2 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर और गुणे 17, ठीक ना। ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हो, इसको तोड़ सकते हो, ठीक ना। अब चलिए हम लोग आगे 4 नंबर का प्रश्न को बनाते हैं। देखिए 3 नंबर का बन गया, अब 4 नंबर का क्या है थोड़ा देख लिया जाए। 4 नंबर का है 5005। ये क्या 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग जोड़ के देख सकते हो। 5 में 0 जोड़े तो 5 ही होगा, फिर 0 जोड़े तो 5 ही आ जाएगा, फिर 5 जोड़े तो 10 होगा। 10 3 का पढ़ा में जाता नहीं, इसलिए 5 से जाएगा, यानी कि 5001 आएगा, ठीक ना। अब क्या 1001 किसका पढ़ा में जाएगा, आप लोग थोड़ा कैलकुलेट करके बताइए। तो अगर आप लोगों ने नियम देखा होगा तो आप लोग को पता होगा। तो ये बेसिकली जो है ये 7 का पढ़ा में चल जाएगा, ठीक ना। 7 का पढ़ा में जाएगा तो इसको 7 से दीजिए, कितना हो जाएगा 7 के 7, यहाँ 3 बचा इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, यानी कि 7 का 7 समझो तो 7 21, 7 के 7 चौक 88, यानी कि 4 बार में जाएगा, 88 यहाँ 2 जाएगा, यानी कि 7 21। कुछ नहीं कर रहे बाबा, इसको इससे भागा दे रहे, जो भागफल आ रहा है उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। अब 147 किसका पढ़ा में जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो 147 आया है, 147 नहीं आएगा, 7 21 होता है ना, यानी कि 21 होता है, ठीक ना। ये देख लीजिए आप लोग, इसको भागा देके ये आएगा 143 आएगा, ठीक ना। थोड़ा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, बाकी समझ में आया ना, बस वही मेन बात है। अब 143 ही किसका पढ़ा में जाता है, 3 से कटेगा, 4 3 7 और 1 8, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, तो ये डायरेक्टली आप लोग 11 से दीजिएगा, 11 से कटता है, ठीक ना। अगर आप लोगों ने नियम देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक ना। तो ये 11 जाएगा, यानी कि 11 1 11, यहाँ पे 3 बचा, यानी कि 3 11 तो 33 13 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 आएगा, 3 1 सॉरी 13 आएगा, 13 1 13। तो इस तरह करके आपको इसको भागा देना है। तो आप फिर से इसको जो है उसको कर दीजिए। इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड जो है उसको लिख दीजिए। क्या है आपके पास, देख सकते हो 5 × 7 × 11 × 13 है। तो इस तरह करके आपको क्या करना है, बनाना है। अब चलिए ये 5 नंबर का क्या करो, आपको होमवर्क दे दूं क्या, TH दे दूं। TH का मतलब ट्राई एट होम, TAH दे दूं, छोड़िए मैं बना ही देता हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ये दिक्कत होता है बच्चों को समझने में कि आखिर किसका पढ़ा में कटेगा। अगर आप लोग को नियम याद होगा तो आप लोग को पता होगा भाई कि किसका पढ़ा में कटेगा, और अगर नियम नहीं पढ़ा है तो सीधा सा बात है आप लोगों को नहीं पता है। तो बेसिकली ये जो है ना, ये आपका डायरेक्ट 17 का पढ़ा में कटता है, उससे पहले किसी का भी पढ़ा में नहीं कटता है, इसीलिए इसको 17 से डायरेक्ट भागा देना पड़ेगा आप लोग। अब इसको डायरेक्ट 17 से भागा दीजिए। तो जब आप लोग इसको 17 से भागा दीजिए तो ये कितना आएगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 437 आएगा। आप लोग भागा देके देख सकते हो। अब 437 ये डायरेक्ट आपका, ये डायरेक्ट 19 का पढ़ा में जाता है। ये चीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, 5 नंबर का प्रश्न, तो ये मुझे भी होता है कॉम्प्लिकेटेड, मैं भी भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैंने वो नियम याद करके याद रखा हुआ है। अगर आप लोग को नियम पता है जो मैंने अभी बताया तो आप लोग आराम से बना लोगे। तो बेसिकली इस टाइप के प्रश्न आपको डीपीपी में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। तो अब ये 19 से जब जाएगा तब आपके यहाँ पे 23 बचेगा। अब 23 खुद एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे सिर्फ 23 को 1 बार में दीजिए। तो बस इतना ही दूर करना है आपको। अब लिख दीजिए, इसलिए आपके पास 7429 का अभाज्य गुणनखंड जो है उसको लिख दीजिए। आपके पास कितना है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 17 × 19 × 23 है। कम से कम इसको याद जरूर कर लीजिए, अगर नहीं सकरे बनाए तो रट जरूर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरह करके आपको क्या करना है, 1 नंबर के प्रश्न को बनाना है। चलिए हम लोग 2 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए बेसिकली 2 नंबर के प्रश्न में आपको क्या कहा है, 2 नंबर का प्रश्न कहा है, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम है। तो मैंने आपको उदाहरण वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग मेरा उदाहरण वाला वीडियो जरूर चेक कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं उदाहरण वाला वीडियो बहुत अच्छे से डील करता हूँ। क्यों ऐसा है, क्योंकि उदाहरण में जितने भी टाइप के प्रश्न होते हैं ना, वो हूबहू आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलते हैं, ठीक ना। और उदाहरण के प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं, इसलिए मैं उदाहरण पे ज्यादा गौर करता हूं और आपको बहुत अच्छे से डीपली बताता हूं। तो इसलिए मेरा उदाहरण का वीडियो जरूर देखिएगा। और इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सरसाइज में कुछ अच्छा प्रश्न होता है लेकिन उदाहरण में नहीं होता, यानी कि सीधा सीधी बोलूं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सरसाइज में आपको प्रश्न देखने को तो मिलता है पर वही टाइप का प्रश्न आपको उदाहरण में देखने को नहीं मिलता है। और उल्टा भी होता है, ठीक ना, कि कभी कभी उदाहरण में आपको एक अलग टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा पर उस टाइप का प्रश्न एक्सरसाइज में देखने को नहीं मिलता है। तो बाय द वे इन केस अगर इस तरह से आपको सिचुएशन
सिचुएशन का सामना करना पड़े तो टेंशन लेने की बात है नहीं। जहां पे जिस तरह का प्रश्न आता है मैं वहीं पे घुस के बताता हूं। सीधा सीधी बोलूं तो मैं प्रत्येक टाइप का कोई एक प्रश्न को, जो सबसे पहला नंबर का प्रश्न आता है उसको मैं बहुत अच्छे से बताता हूं। आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस पढ़िए ना जी। यहाँ हाँ पढ़िए। तो बेसिकली आपको क्या प्रूव करना है, जो कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, अब भाई ये फॉर्मूला भाई दो ही संख्या के लिए वैलिड है, सबसे पहला बात, ठीक ना। तो दो संख्या आपके पास दी हुई है, देख सकते हो, एक दिया हुआ है 26, 91 दिया हुआ है, देख सकते हो 510 और 92 दिया हुआ है, ठीक ना। 336 और 54 दिया हुआ है, दो संख्या दी हुई है। तो दो संख्या में से पहली संख्या को मैं ए मान लेता हूं, दूसरी संख्या को मैं बी मान लेता हूं। तो प्रश्न में कहा है दो संख्या का गुणनफल, यानी कि a इंटू बी, क्योंकि मैंने पहली संख्या को a माना है, दूसरी संख्या को b माना है, ये बराबर है, किसके बराबर है? HCF और एलसीएम की। किसकी HCF? a और b के। तो मैं इसको लिख देता हूं HCF ऑफ a एंड b। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको कैसे पढ़ते हैं? HCF ऑफ a एंड b, यानी a और b का HCF, ठीक ना, और मल्टीप्लाइड बाय किससे? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो बेसिकली आपको यही चीज प्रूव करना है। अब बात रहा है प्रूव कैसे करें, तो वो आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आपको इस टाइप के प्रश्न में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो संख्या दी हुई है उनको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ता है। ठीक है भाई, क्यों तोड़ना पड़ता है? क्योंकि जब तक आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ेगा तब तक आप लोग HCF और एलसीएम नहीं निकाल सकते। हमारे पास पहली संख्या दूसरी संख्या दी हुई है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का जो मान है उसको पुट कर दीजिए, उनको आपस में गुणा कर दीजिए, और इनका आप लोग HCF और एलसीएम निकाल के उनको भी आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए क्या आप लोग इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट क्या बराबर है, यानी कि संख्याओं वाला पार्ट और इधर HCF और एलसीएम वाला पार्ट अगर बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो यानी कि ये प्रश्न सही है। आपको इस तरह के इस प्रश्न को बनाना पड़ता है। अब बात रहा है HCF और एलसीएम कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको इन संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ता है। अब भाई इसको तो मैंने तोड़ना आपको बहुत अच्छे से बता दिया, तो चलिए तोड़ते हैं इसको हम लोग। तो बेसिकली आप लोग इसको आराम से तोड़ सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको एक प्रश्न करके दिखा देता हूं। देखिए हमारा एक नंबर का प्रश्न को हम लोग करके देखते हैं। तो देखिए आपके पास दिया हुआ है 26 दिया हुआ है और आपके पास दिया हुआ है 91, ठीक ना। तो सबसे पहला काम आपको HCF और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ता है। फिर देन जो प्रोसेस होगा वो आपको तो अभी नजर आ ही जाएगा। बेसिकली जो मेरा उदाहरण वाला वीडियो देखते हो उनको तो समझ में आ ही गया होगा, और नहीं तो देख लीजिए भाई, ठीक। तो देखिए बेसिकली इसको क्या करना पड़ेगा, आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा। 26 किससे जाएगा? 2 से जाएगा, तो क्या जाएगा आपके पास 13 दूना 26, यानी कि 13 आएगा आपके पास। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या, यानी कि 13 के 13, बस यहीं पे आके ये खत्म हो गया। 91 का थोड़ा देख लिया जाए, ये आपका जो है ये आपका 91 3 से तो जाएगा नहीं, लग रहा है कि 3 से भागा जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा। देख सकते हो 9 और 1 10 होता है, जो कि 3 का पढ़ा हम नहीं करता है। लेकिन ये जो है ये 13 7 91 होता है, और 7 का पढ़ा 13 बार पढ़ोगे तो भी 91 आता है। तो आप लोग चाहो 13 7 91 लिखो, फिर 7 का पढ़ा हम लगा 7 और यहाँ पे 13 लिख दो, आपका बात बराबर ही है, ठीक ना। हाँ आप लोग बोलेगा सर आप तो बोले छोटा सा दीजिएगा, तो फिर आप बोले 13 से देने से। याद रखिएगा मैं सबसे पहला बता देता हूँ, अगर आप लोग जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको इस प्रश्न में बताया था, ये 2 से भी कटता है 5 से भी कटता है। 5 से भी काटिएगा तो प्रश्न में जो आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जामिनर आपसे यह उम्मीद में है कि वो छोटा छोटा संख्या से काटेगा, इसलिए ट्राई कीजिएगा छोटा छोटा संख्या से काटने का। तो ये क्या आ जाएगा 13 7 91, यानी कि 13 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 13 1 13। ये चीज तो आपको समझ में आ गया जी। अब सेम वही प्रोसेस जो हम लोग लिख रहे थे, इसलिए आप लोग लिख दीजिएगा इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख दीजिए। इसलिए एक काम करता हूं मैं यहीं बना देता हूं ताकि मेरा थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक ना। थोड़ा मेरा और आपका दोनों का टाइम बचा जाए, ठीक ना। फिलहाल आप भूल जाए कि ये प्रश्न था आपके पास, ठीक। इसको मैं थोड़ा मोड़ा रब कर देता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर रहा हूं, ठीक ना। यहाँ पे इसको हल कर रहा हूं। तो बेसिकली इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन क्या होगा, इसको यहाँ पे लिख देता हूं। इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग 26 और किसका 91 का, इस तरह लिखेगा 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना है। मैं इसको ब्लू पेन से लिख दूं तो थोड़ा आप लोग के लिए आसानी होगा समझने में। थोड़ा ब्लू पेन से मैं लिख देता हूं इसको, ठीक। क्या होगा 26 और 91, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड जो है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, जैसा कि यहाँ पे लिख दीजिए 26 पहले दीजिए, उसके पास बराबर दीजिए। 26 के बाद अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 13 गुणे में 1 लिखे ना लिखे बात बराबर है। उसके बाद क्या आपके पास 91 है, 91 को लिख दीजिए क्या है 7 × 13 × का 1, ठीक ना। अब 1 को लिखे ना लिखे बात बराबर है, पर चाहो तो लिख सकते हो भाई। अब हम लोग ये करने बाद लिखते हैं HCF क्या होगा भाई,
अब 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होता है, जो जो संख्या आपस में कॉमन है बस वही एचसीएफ होता है, ठीक ना। तो देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 13 और 1 जो है यही कॉमन है, तो इसको लिख दीजिए, जो जो संख्या कॉमन है उनको आपस में गुणा कर दीजिए, यानी कि 13 कॉमन है और गुणे में 1, क्योंकि 1 भी कॉमन है। तो 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर है, क्योंकि यहाँ भी जब आप लोग गुणा कीजिएगा 13 को 1 से तो 13 ही आएगा, तो बेसिकली मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यानी कि एचसीएफ सीधा सीधे क्या निकल कर आया, 13 निकल कर आया। अब एलसीएम क्या निकलेगा इसका, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको तो पहले लिखिए लीजिए भाई, और जो कॉमन नहीं उसको भी लिख दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे 2 जो है कॉमन नहीं, तो उसको 2 को लिख दीजिए, गुणे में जो 7 है जो कॉमन है उसको भी लिख दीजिए। अब आपस में इनको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 इंटू 2 13 दूना 26, 26 7 कितना होता है 182, ठीक ना। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम का। अभी आंसर नहीं आया, अब आपको क्या करना है, अब जो चीज आप लोग का प्रश्न में कहा है वही लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आप लोग लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रश्न, मैं ऐसा लिख देता हूं, आप लोग चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रश्नानुसार, हिंदी से कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रश्नानुसार देख सकते हो हमारे पास है a इंटू बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक ना। आप लोग ये काम कीजिएगा, थोड़ा सा बेटर एग्जामिनर के साथ आपका थोड़ा बने, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, ये सबसे पहले आप लोग 1 नंबर का हेडिंग डालिएगा, जैसे 1 नंबर का प्रश्न बना रहे हो, उसके बाद आप लोगों ने जो अभाज्य गुणनखंड किया उससे पहले आप लोग एक चीज लिख लीजिएगा स्टार्टिंग में, माना ए जो है ए क्या 26 है, माना पहली संख्या 26 है, इस तरह करके लिख दीजिएगा। देखिए मैं लिख ही देता हूँ, थोड़ा आप लोग के लिए आसानी होगा। तो ये जो 1 नंबर का प्रश्न है मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ, थोड़ा आपके लिए आसानी होगा। देखिए 1 नंबर का प्रश्न इस तरह करके लिख दीजिएगा, माना पहली संख्या को आप लोग क्या कीजिए, ए मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बराबर कितना मान लीजिएगा आप लोग 26 मान लीजिएगा, ठीक। तो उसका लिख दीजिएगा तथा दूसरी संख्या क्या आपके पास, दूसरी संख्या b बराबर क्या होता है, क्या माने आप लोग 91। बस ये करने के बाद देन आप लोग इसको कीजिएगा, और एक चीज याद रखिएगा, ये जो अभाज्य गुणनखंड किया उसको आप लोग बगल में ही कीजिएगा जहां पे आपका कॉपी है। सो इस तरह करके आप लोगों को क्या प्रश्न को बनाना है तो थोड़ा अच्छा होता है। बाकी मैथ का हर आदमी का बनाने का नजरिया अलग होता है, आप लोग उस तरह से पहले जिस तरह था उससे बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर इस तरह से बनाने से क्या होगा कि आप लोगों ने जो यहाँ पे फॉर्मूला जो आप लोगों ने लिखा a इंटू बी बराबर एचसीएफ और एलसीएम, जो आप लोगों ने a और b लिखा ना वो एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आखिर a कहां से आया। सो तो आप लोगों ने a किसको माना है, पहली संख्या को, जो कि आपका 26 है। तो आप लोग फॉर्मूला पुट कीजिएगा तो थोड़ा बेटर होता है, वरना आप लोग चाहो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा, 2 संख्या का गुणनफल यहाँ पे लिख दीजिएगा, a और b को छोड़ने के अलावा इसको छोड़ दीजिएगा। तो अगर इसको नहीं लिखना है, अगर इसको अगर मान लीजिए आपको नहीं लिखना है तो क्या कीजिएगा आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर प्रश्नानुसार 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये कर दीजिएगा। तो आप लोग क्या होगा कि ये चीज नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने लिख दिया 2 संख्या का गुणनफल, पर आपने जब a और b लिखा तो आप लोगों ने बताया कि a हम लोगों ने पहली संख्या को माना है, b मैंने दूसरी संख्या को माना है। अगर आप लोग इतना लंबा लिखना है तो आप लोग को ये चीज तो नहीं लिखना पड़ेगा, और अगर आप लोग इतना लंबा नहीं लिखना है a इंटू बी लिखना है तो आपको ये चीज तो लिखना पड़ेगा, सीधा सी बात है। चलिए जी समझ में आया आपको। अब चलिए जो पुट करना है हम लोग को वैल्यू पुट कर देते हैं। a क्या आपके पास 26 है, इंटू में b क्या 91 है, बराबर एचसीएफ ऑफ a एंड b क्या निकला आपके पास 13 निकला है, लिख दीजिए 13, इंटू में एलसीएम a और b क्या निकला आपके पास दिख रहा है 189। आप क्या कीजिएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए आपके पास क्या आएगा। जो जब आप लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जब आप लोग 26 91 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास 2366 आएगा। मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करूँ, आप लोग खुद करके देख लीजिएगा, ये सब तो आप लोग को आता होगा ना। आप लोग 26 91 को आपस में गुणा करके देख लीजिए, आपका यही आएगा बराबर 13, और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपके पास भी यही आएगा 2366। बस इतना करने के बाद आप लोग इसको ऐसे करके घेर दीजिएगा, बस आपका यही आंसर हो गया, ठीक ना। अब लास्ट में लिख सकते हो आप लोग चाहो तो अतः 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, मत लिखो। बस इस तरह करके आपको क्या करें, प्रश्न को बनाना। अब चलिए हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। तो 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग बनाने के लिए मैं यहीं पे बनाता हूँ, थोड़ा मेरा आसानी होगा। माना पहली संख्या a क्या आपके पास, पहली संख्या a क्या आपके पास 510 है, लिख दीजिए भाई 510 है। b आपके पास क्या है 92 है, चलिए 92 लिख देता हूँ, 92 है, ठीक। अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए भाई अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसका हम लोग, ठीक। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड इसका हो जाएगा 510 का, ये आपका 2 से जाएगा, चलिए 2 से देता हूँ, यानी क्या जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे एक आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2 पचे 10, और यहाँ पे एक आ जाएगा 2 पचे 10, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 255। अब 255 आ गया, ये फिर ये आपके किससे जाएगा, ये आपका 3 से जाएगा, 5 दूना 10 2 12, 3 4 12, यानी 3 से कट जाएगा। 3 से जब काटेगा तो ये आपके पास 85 आएगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ थोड़ा,
मेरा भी टाइम बचे और आपका भी बचे। तो यहाँ पे 17 आएगा आपके पास, और जब 17 को खुद 17 से दीजिए क्योंकि खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये आपका 510 का हो गया। आप 92 का देखते हैं, ये आपका 2 से जाएगा। देखो तो 2 3 6, 2 चौके 8, 4 से देंगे, 2 चौके 8, और यहाँ जाएगा 2 छक 12, 46 आया। 46 भी 2 से जाएगा, या 2 2 4, 2 3 6, 23 खुद 23 से जाएगा, यानी कि 23 1 23, ठीक ना। अब सेम उसी तरह करके अब यहाँ के बाद यहाँ चलाइए, इसीलिए आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए किसका किसका 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिख दीजिए आपके पास 510 का क्या है आपके पास जो है उसको लिख दीजिए। 510 का आपके पास अभाज्य गुणनखंड है, देखिए 510 और यहाँ 92। 510 का आपके पास क्या है देख सकते हो, यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 है। 92 का क्या है 2 का स्क्वायर गुणे में 23, ठीक ना। अब जब हम लोग इस तरह करके पावर करके लिखते हो, यानी कि 2 का स्क्वायर करके, तब आप लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालिएगा। जब पावर नहीं था तब तो कॉमन देख लेते थे, आप लोग चाहो तो ऐसे करके डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, आप लोग के लिए और आसानी होगा। पर 2 गुणे 2 ऐसे करके लिख दीजिए, तो देख सकते हो यहाँ पे 1 और 2 कॉमन है, ठीक ना, और कुछ कॉमन नहीं, यानी कि इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा, ठीक ना। एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन उसको लिख दीजिए, और उसके बाद जो कॉमन है उसको भी लिख दीजिए। 3 गुणे 5 गुणे 17, 3 5 17, उसके बाद फिर गुणे में 2 है, गुणे में 23, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, देख सकते हो ये आपके पास आएगा, मैंने पहले करके रखा है थोड़ा मेरे आसानी हो इसलिए, आपके पास आ जाएगा 23460, ये आपके पास आएगा। आप लोग गुणा करके देख सकते हो, जब आप लोग इसको इससे गुणा कीजिएगा, फिर इसको इससे, फिर इससे गुणा कीजिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक। आप देखिए मैं क्या बोल रहा था, जो मेरा उदाहरण वाला वीडियो फॉलो करते हैं उनको पता होगा, आप लोग जरूर जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक, आपके लिए बहुत आसानी होगा, जरूर चेक कीजिएगा। आप लोग जो 2 × 2 लिखे × 23 लिखे हो, इसको आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा जिस तरह करके मैंने बताया था। 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 को 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर है, गुणे में आपके पास यहाँ पे 23 एक होते हैं, यहाँ पे 23 लिख दीजिए। अब एचसीएफ क्या करना पड़ता है, जब आप लोग इस तरह पावर में लिखते हो तब देखना पड़ता है कि एचसीएफ में कौन सा ऐसा देखना पड़ता है आपको एचसीएफ में कि आपके पास क्या सबसे छोटा चीज है जो कॉमन है, जो संख्या कॉमन है। देखो तो 2 कॉमन है, उसमें से सबसे छोटा घात क्या है, वही आपका एचसीएफ होता है। देखो तो यहाँ पे 2 कॉमन है और उसका सबसे छोटा घात 1 है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 1 है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, 2 का घात में 1 और बराबर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ 2 निकल गया। अब एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्याएं हैं आपके पास मौजूद, देख सकते हो 2 मौजूद है, 3 है, 5 है, 7 17 है, 23 है, तो उसका सबसे बड़ा पावर आपको लेना पड़ता है। तो जब बड़ा पावर आप लोग लीजिएगा 2 का, तो आप लोग को क्या लेना पड़ेगा, देख सकते हो आपके पास यहाँ पे 2 है, तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है 2 है, तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 2 का बड़ा पावर 2, यानी क्योंकि यही जो है ये 2 में से सबसे बड़ा है, जिसका पावर सबसे बड़ा है, तो इसीलिए आप लोग क्या लेना पड़ेगा 2 का पावर 2 लेना पड़ेगा। और बचा आपके पास 3, अब 3 का तो भाई कोई कॉमन है ही नहीं, तो 3 का जो बड़ा पावर है वही उसका बड़ा पावर है, तो इसलिए 3 का 3 ही लिख दीजिए, 5 17 और 23, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वही आएगा। तो आप लोग इस तरह करके बना सकते हो, वरना पहले वाला से बनाइएगा। और बाकी भाई जो मेरा वीडियो फॉलो करते हैं उनको तो पहले समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बारीकी से एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जाम्पल में, आप लोग जरूर देखिए। पहला संख्या आपके पास 510 गुणे में दूसरा है 92, उसके बाद आपके पास एचसीएफ क्या निकला, आपके पास 2 निकला, गुणे में आपके पास आया है क्या 23460, ठीक ना। अब इसको किसी आप लोग गुणा करके देखिए, जब आप लोग इसको गुणा कीजिएगा तो 510 और 92 का जब आप लोग गुणा कीजिएगा तो आपके पास आता है 46, देखिएगा 46920, 46920, इधर भी आप लोग भाई सेम आएगा, ये हर बार सेम आएगा, याद रखिएगा 46920, कभी भी अलग नहीं हो सकता, बस यही क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग लास्ट का जो 3 नंबर का प्रश्न है उसको हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं। देखिए आप लोग जाते एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ मैं कभी कभी भूल जाता हूँ आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने के लिए देने के लिए आप लोग को, हाँ देखिए ले लिया होगा आप लोग, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ये 3 नंबर का प्रश्न है, माना पहली संख्या एक क्या है आपके पास 336, दूसरी संख्या आपके पास क्या है 54, ठीक ना। अब सेम हम लोग वही प्रोसेस जिस तरह हम लोग करते हैं, थर्टी 336 का हम लोग क्या करेंगे, अब भाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 2 से जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये 2 1 के 2, 2 6 12, 2 2 16, यानी कि आ जाएगा 168 आएगा। अब 168 आएगा, ये फिर 2 से जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। 84 ये फिर 2 से जाएगा, जब 84 2 से जाएगा 42 आएगा, 42 फिर 2 से जाएगा, या क्या जाएगा 2 2 4, 2 1 2 यानी 21 आएगा। 3 से जाएगा 3 7 21, अब 7 खुद 7 से जाता है, यहाँ मैंने 7 खुद 7 से जाता है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, थोड़ा आपको दिखेगा ठीक से।
ये 7 खुद 7 से जाएगा जी, ये तो यहाँ पे नीचे में 1 बचेगा, ठीक ना। अब यहाँ लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वही जो है, ठीक। अब यहाँ पे और एक चीज़ बचा हुआ है 54 आपका 2 से जाएगा, क्या जाएगा 2 दूना 4, 2 7 14 27 आ जाएगा। यहाँ पे 3 बार में 3 नम 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, 3 1 3। ये चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा इससे, ठीक ना। तो ये क्या आएगा आपके पास 336, इसलिए 336 और 5 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा आपके पास 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या है आपके पास, देख सकते हो 1 2 3 4, 4 को 2 है यानी कि 2 का पावर में 4, गुणे में 3, गुणे में 7। हाँ, ये वाला समझने के लिए आप लोग जरूर एक बार उदाहरण वाला वीडियो चेक कीजिएगा जो नहीं देखें सो। 54 का क्या आपके पास देख सकते हो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 को 3 है, ठीक ना, बस यही हो गया। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन और जो सबसे छोटा घात में है, जैसे तो 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, लेकिन 2 का सबसे छोटा घात 2 का घात में 1, ठीक ना। गुणे में 3 भी कॉमन है, 3 का सबसे छोटा घात 3 का घात में 1, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी कि 6 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन उसका बड़ा घात, यानी कि जो जितनी संख्या है सबका बड़ा घात। तो यहाँ पे 2 मौजूद है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो इसका सबसे बड़ा घात 4, ठीक ना। गुणा यहाँ 3 का सबसे बड़ा घात 3 का घात 3, और 7 तो भाई अकेला तो 7 का 7, ठीक बराबर। इसको जब गुना कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का पावर 4, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 ना। हाँ 16 हो जाएगा, 16 इंटू 3 का पावर 3 यानी कि 27 हो जाएगा इंटू 7। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 30 24 आएगा, 30 और 24 आएगा। आप लोग देख लीजिएगा चेक करके, आप लोग का ये काम रहेगा, ठीक। मल्टीप्लाई जोड़ घटा गुना भागा तो आपको ऐसे भी आता होगा, ठीक। पूरा पसीना पसीना एकदम गर्मी हो गया ऐसे, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए सब सही। 336 इंटू में ये दूसरी संख्या पर लोग क्या है 54 बराबर एचसीएफ और पहली संख्या क्या आपके पास देख सकते हो 6 है, गुणा में एलसीएम और पहली एलसीएम क्या है आपके पास पहली संख्या और दूसरी संख्या का 3024। कहीं कुछ हो सकता है लिखने में, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना। तो सब आप लोग देखिएगा चेक करके, ऐसे तो आप लोग को ऐसे नहीं होना चाहिए मिस्टेक, ठीक ना। देखिए जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 18144 इज इक्वल टू, इधर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 को जब इससे तो क्या आएगा पास 18144। अब भाई देखिए आप लोग 10 क्लास में तो आप लोग गुणा भागा कर ही सकते हो, इसीलिए मैंने पहले से करके लाया हुआ है। तो वीडियो जो भी आपका 30 मिनट का बना है ये आपका 40 मिनट का चल जाएगा, इसलिए तो इस तरह करके आपका ये जो दोनों प्रश्न है बन जाता है। तो आई होप कि आपको आज का ये क्लास समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा लाइक कीजिएगा, ठीक ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। डीपीपी जरूर बनाइएगा।